वॉइस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे रीट लेवल 2 साइंस के टॉपिक, जिसमें हम मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, तो जिसमें रक्त के बारे में जान रहे थे और WBC पढ़ना है और RBC के बारे में जान लिया था। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। WBC अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं। RBC की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रयुक्त कणिकाएं दिखाई देती है, वह WBC होती है। जो लाल रक्त कणिकाएं थी उसकी अपेक्षा ये बड़ी होती है तथा उसमें केंद्रक नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर केंद्रक होता है, जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं और इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनको हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये रंगहीन होती है। WBC से इसकी संख्या कम होती है। WBC होती है उनसे इसकी संख्या कम होती है। ये कणिकाएं रुधिर में कई प्रकार के कार्य करती है और कई श्वेत रक्त कणिकाएं रुधिर वाहिनियों की दीवारों के साथ साथ रुधिर प्रवाह के विपरीत अमीबीय गति करती है तथा कभी कोई जीवाणु या बाह्य हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है तो ये उन पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर बाहर निकाल देती है और इस प्रकार से शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा करके हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करती है। तो WBC का मेन कार्य अर्थात मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं से सुरक्षा करना, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करना। इन कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करती है और जो भी बाह्य हानिकारक पदार्थ है या रोगाणु है उनसे सुरक्षा करती है। सामान्य ये कम समय तक जीवित रहती है और इनका जीवन काल 4 से 7 दिन होता है। कितना होता है? 4 से 7 दिन के। और जो RBC है उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। WBC को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है कणिकाणु और दूसरा अकणक कोशिका अर्थात ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। तो कणिकाणु क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें केंद्रक संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। जो ग्रेन्युलोसाइट है उसको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। जिसमें न्यूट्रोफिल WBC में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% और इनका प्रमुख कार्य रोगाणुओं को नष्ट करना, अतः ये भक्षाणु का कार्य करते हैं। और जो इयोसिनोफिल है ये 2.5% भाग WBC का है और ये एलर्जी, परजीवी संक्रमण से प्रतिरक्षण एवं अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो एलर्जी है संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता होती है और परजीवी संक्रमण है उसके प्रतिरक्षण का कार्य करती है। और जो बेसोफिल है ये संख्या में सबसे कम होती है और ये हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन आदि का स्राव करती है। जिसमें हिपेरिन होता है वो प्रतिस्कंदन का कार्य करता है और हिस्टामिन और सीरोटोनिन है वो एलर्जी में काम आते हैं। तो ये होती है कणिकाणु। और दूसरी है अकणक कोशिका अर्थात ग्रेन्युलोसाइट। ये 2 प्रकार की होती है: लिपोसाइट्स जिसको B और T लिपोसाइट 2 प्रकार से बांटा जा सकता है और दूसरी है मोनोसाइट्स अर्थात माँ भक्षक कोशिका, जिसमें B लिपोसाइट प्रतिरक्षा में उत्तरदायी प्राथमिक कोशिकाएं होती है और जो T लिपोसाइट है वो प्राकृतिक मारक कोशिका होती है। ये दोनों कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। जो अकणक कोशिका है ये 2 प्रकार की होती है: लिपोसाइट्स और मोनोसाइट्स। जिसमें लिपोसाइट्स 2 प्रकार की होती है: B और T लिपोसाइट्स। जो B लिपोसाइट्स है ये प्रतिरक्षा में उत्तरदायी प्राथमिक कोशिकाएं होती है और जो T लिपोसाइट्स है ये प्राकृतिक मारक कोशिका होती है। अब WBC के बारे में जान लिया कि ये 2 प्रकार की होती है। इसकी 2 श्रेणियाँ होती है: कणिकाणु, अकणक और उनके विभाग होते हैं। अब WBC का कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त में
इसका क्या काम होता है उसको देख लेते हैं। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। जब हमने WBC के बारे में पढ़ा था तब भी ये पढ़ा था कि शरीर के अंदर जो बाहरी रोगाणु या जो भी जीवाणु आते हैं उसको मतलब समाप्त करने का काम करती है। और ये संक्रमित करने वाले रोगाणु या परजीवी को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। और शरीर में टूटी हुई मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। अब जानते WBC की कुछ विशिष्ट थे कि WBC का परिपक्व है वो लसिका ग्रंथि, प्लेवा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। रक्त में जो कैंसर होता है WBC के अनियंत्रित रूप से बढ़ने पर होता है। जो WBC का अनियंत्रित वृद्धि होती है उसके कारण रक्त में क्या होता है, कैंसर होता है। और जो रक्त का कैंसर है उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये थी WBC और RBC के बारे में पढ़ लिया है। तीसरी है जो रक्त का भाग है बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। और बिंबाणु मेगोकैरियोसाइट्स अर्थात अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका है कि टुकड़ों के विखंडन से बनते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में छोटी केंद्रक विहीन अनियंत्रित होती है। जो RBC थी वो भी केंद्रक विहीन थी, WBC केंद्रक युक्त थी, लेकिन जो बिंबाणु है या प्लेटलेट्स है वो केंद्रक विहीन तथा अनियमित होती है। रुधिर में इनकी संख्या कम होती है और जो बिंबाणु है उसका जीवन काल 10 दिन का होता है। WBC का था 4 से 7 दिन का, RBC का था 120 दिन का और जो बिंबाणु है उसका 10 दिन का जीवन काल होता है। ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। बिंबाणु है प्लेटलेट्स, ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु के कार्य क्या है उसको देखते हैं कि बिंबाणु का मुख्य कार्य रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना और चोट लगने पर लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करती है। और जो प्लेटलेट्स की कमी से स्कंदन विकृति हो जाती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, रुधिर का थक्का बनने में सहायक होती है। ये था रक्त के बारे में हमने पढ़ा। रक्त के 3 भाग WBC, RBC और बिंबाणु अर्थात प्लेट सेल्स के बारे में। अब रक्त का कार्य क्या है उसको देखते हैं कि ऑक्सीजन तथा CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना, पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों तक परिवहन करना। जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं उसको शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम किसका होता है, रक्त का। शरीर का pH नियंत्रित करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना, हार्मोन आदि को आवश्यकता अनुरूप परिवहन करना, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर करना। ये रक्त के प्रमुख कार्य है। अपरते रक्त के प्रकार। रक्त में पाए जाने वाले रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिचिह्न A व B की उपस्थिति व अनुपस्थिति के हिसाब से मानव रक्त के 4 समूहों में विभक्त किया जाता है। रक्त में जो रक्त कणिकाएं होती है उसके सतह पर विशेष प्रकार के प्रतिचिह्न A व B की उपस्थिति अर्थात अनुपस्थिति के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में रक्त को बांटा गया अर्थात 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। A, B और AB और O 4 रक्त समूह। मानव में रुधिर वर्गों तथा समूहों के संबंधी जानकारी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी। और रक्त के इन समूहों को ABO रक्त समूह कहते हैं। मनुष्य में रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी अर्थात एंटीजन या एंटीबॉडी। जो एंटीजन है ये विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है तथा RBC की सतह पर पाई जाती है। प्रतिजन कहाँ पाई जाती है, RBC की सतह पर। जो प्रतिरक्षी है ये प्रोटीन की बनी होती है तथा प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में। और ये भी 2 प्रकार की होती है, प्रतिजन A और B और जो एंटीजन है वो एंटीजन A एंटीजन B। इनको स्मॉल तथा कैपिटल वर्ड में बताया जाता है। अब देखते हैं रक्त समूह रक्तदाता सुयोग्यता अर्थात ब्लड ग्रुप डोनेट करने या ब्लड ग्रुप लेने के लिए क्या सुयोग्यता होनी चाहिए उसको देख लेते हैं सारणी के माध्यम से कि जो रुधिर वर्ग है A और उसके अंदर प्रतिजन या एंटीजन केवल A रहता है
और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज होती है वो केवल बी होती है। और रक्तदाता समूह ए तथा ओ, जो बी है, रुधिर वर्ग बी है, उसमें प्रतिजन बी होता है, प्रतिरक्षी ए होती है, और ये रक्तदाता समूह बी तथा ओ होता है। जो ए बी होता है रुधिर वर्ग, उसमें ए तथा बी दोनों एंटीजन होती है, लेकिन इसके अंदर प्रतिरक्षियाँ एंटीबॉडीज नहीं होती है। और ये रक्त ए बी और ओ, मतलब ये सभी प्रकार के रक्त समूह वाले से रक्त ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें प्रतिजन नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर प्रतिरक्षी ए तथा बी दोनों पाई जाती है, और रक्तदाता समूह ओ अर्थात ओ वाला ओ से ले सकता है। अतः स्पष्ट है कि रुधिर वर्ग अर्थात रक्त समूह या ब्लड ग्रुप है, उसमें ओ है वो सर्वदाता है, मतलब वो सबको रक्तदान कर सकता है और जो सभी वर्गों को रक्त प्रदान कर सकता है। और रुधिर वर्ग के जो ए बी है वो सर्वग्राही है, जो सभी प्रकार के रक्त वर्गों से रक्त ले सकता है, अर्थात जो भी है, ए है, बी है या ए बी है या ओ है, सबसे अपना रक्त ले सकता है। अब हमने पढ़ा रक्त समूह के बारे में। एक और कारक होता है आर एस कारक, जिसको बोलते हैं आर एस कारक। ये क्या है उसको देख लेते हैं कि ए बी प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है, जिसे आर एस प्रतिजन कहा जाता है। इसकी खोज लैड स्टीनर व बिनर ने रिसेस नामक बंदर में की थी, और जो विश्व में 80% मनुष्यों में ये पाया जाता है। और जिसमें आर एच उपस्थित है उसको आर एच पॉजिटिव, और जिसमें आर एच अनुपस्थित है उसको आर एच नेगेटिव कहा जाता है। रक्त का आदान प्रदान करने से पूर्व आर एच समूह को मिलाना आवश्यक होता है। जिस प्रकार ब्लड ग्रुप मिलान होता है उसी प्रकार आर एच समूह को भी मिलान आवश्यक होता है। अब इसके इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि आर एच जो पॉजिटिव है, आर एस नेगेटिव व्यक्तियों की आपस में शादी करा ली जाए तो जो पहली संतान तो है वो तो सामान्य होगी, लेकिन जब बाद वाली संतानों की भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है, और इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस अर्थात गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। और इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आर एच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। जो ये रोग है ये आर एच नेगेटिव और पॉजिटिव व्यक्तियों की आपस में शादी करा ली जाए तो उस स्थिति में होता है, जिसको गर्भ रोग रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। और इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, माता को प्रसव के तुरंत बाद आर एच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। ये था पूरा रक्त के बारे में, उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, रक्त के अंदर कितने समूह पाए जाते हैं, उसके अंदर कितने प्रतिजन होते हैं, और रक्त के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा कारक क्या काम आता है उसके बारे में। अब पढ़ते हैं लसिका के बारे में या उत्तक द्रव के बारे में। ये क्या है, ये लसिका एक रंगीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिपोसाइट मिलते हैं। लिपोसाइट्स जो अकणक WBC उसके अंदर पड़ा था वो सेम है। लिपोसाइट जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। और रक्त जब उत्तक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एक संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल व जल से घुलनशील पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, और इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। और इसमें प्लेज्मा के तरह खनिज लवण पाए जाते हैं। ये होता है लसिका द्रव। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। जो पोषक पदार्थ है और गैस है उसका आदान प्रदान होता है वो लसिका द्रव के द्वारा ही होता है। और वाहिकाओं का जो विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र अर्थात लिपेटिक सिस्टम है वो कहलाता है। और लसिका तंत्र में उपस्थित ये द्रव यहाँ तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक खुला तंत्र होता है। ये था कुछ लसिका के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ते हैं लसिका के कार्य क्या होते हैं। इसका कार्य है वसा का अवशोषण व परिवहन करना। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि का सहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं को नष्ट कर संक्रमण से मनुष्य की सुरक्षा करते हैं। ये थे लसिका के कार्य।
तो हमने रक्त और लसिका के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि लसिका और रक्त में क्या अंतर होता है। रक्त है इसका रंग लाल होता है, लेकिन लसिका है ये रंगहीन होती है। रक्त में WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों उपस्थित होती है, लेकिन जो लसिका है उसमें RBC और प्लेटलेट्स अनुपस्थित होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है रक्त में, लेकिन जो लसिका है उसमें इसकी मात्रा कम होती है। और लसिका के अंदर WBC की संख्या अधिक होती है, और जो उपापचयी उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा रक्त में कम होती है, लेकिन लसिका में अधिक होती है। ये जान लिया हमने रक्त एवं लसिका के बारे में। अब पढ़ेंगे कि रक्त का परिवहन अर्थात परिसंचरण कैसे होता है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। और जो परिसंचरण तंत्र है उसका आखिरी वीडियो, जो कल सुबह 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा।